यदि आपके परिवार में कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति है या आपका कोई परिचित अथवा पड़ोसी कैंसर से पीड़ित है अथवा आपको कैंसर के नाम से जरा भी भय लगता है और आप चाहते हैं कि आपका घर और परिवार इस खतरनाक बीमारी से बचा रहे, या आप में थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, तो मेरा ये आज का वीडियो पूरा शब्दशः अवश्य सुने और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्योंकि ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने मैंने वीडियो बनाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। इसके अंदर मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं आपको, ताकि आपको कैंसर क्यों फैल रहा है और कैंसर के नाम पर किस प्रकार से लूटा जा रहा है, और 4th स्टेज का कैंसर क्या क्योरेबल है या नहीं, इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरा आप सभी से और डॉक्टर्स से भी सीधा सवाल है कि क्या कैंसर का इलाज 15-20 साल पहले भी होता था या नहीं होता था? कैंसर का रीअकरेंस पहले ज्यादा होता था या अब ज्यादा हो रहा है? कैंसर से मरने वालों की संख्या पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है? क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में पेट सीटी कब से शुरू हुई? क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में सीटी स्कैन की मशीन कब आई है? आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि अब बहुत हो गया। आज मैं आपको कैंसर के धंधे की पूरी बात बताऊंगा, ताकि आप सावधान हो सकें और अपना जीवन बचा सकें। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैंसर की 4th स्टेज का क्या मतलब होता है और उसमें भी इंसान को कैसे बचाया जा सकता है। नीतिगत तौर पर पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, न किन्हीं डॉक्टर से, न किन्हीं हॉस्पिटल से, न मेरे को एलोपैथी से, न आयुर्वेद से, न और किसी से किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है मेरा। हर बीमारी का इलाज अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं, अलग अलग विधा है, मैं सभी का सम्मान करता हूं। लेकिन जो मेरा तीव्र विरोध है वो है अनीति से, अन्याय से और उपचार के नाम पर लूट का धंधा करने वालों से मेरा विरोध है। मेरा विरोध उन लोगों से है जो अपने धंधे के लिए कैंसर को फैलाते हैं, लोगों का जीवन संकट में डालते हैं, कैंसर पेशेंट्स को सही डाइट तक नहीं बताते, अपने कमीशन के लिए अनावश्यक रूप से जांचें करवाते हैं और खतरनाक साइड इफेक्ट्स वाली अनावश्यक दवाइयां देते हैं केवल अपने कमीशन के कारण। मेरा विरोध उन लोगों से है जो नकली दवाएं या सब स्टैंडर्ड दवाएं बाजार में चलने देते हैं, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हो, चाहे बाहर बैठे हुए, चाहे फार्मा कंपनियां हो। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, अब मैं आपको बताता हूं सीटी स्कैन और पेट सीटी के बारे में, जरा इसे समझने की कोशिश करें। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन की पहली मशीन का आविष्कार सर गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने किया था। उन्होंने साल 1971 में लंदन के एक अस्पताल में पहला नैदानिक सीटी स्कैन किया था। वहीं सीटी स्कैनर की पहली व्यावसायिक स्थापना साल 1973 में अमेरिका के मेयो क्लिनिक में हुई थी। भारत में सीटी स्कैन की पहली मशीन 1990 में आई थी। सीटी स्कैन के बारे में कुछ खास बातें ध्यान में रखने लायक है। सीटी स्कैन में स्कैनर और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कई एक्सरे एक साथ लिए जाते हैं और दिल की तस्वीरें भी बनाई जाती हैं। सीटी स्कैन से ब्रेन में ट्यूमर का पता लगाया जाता है। आंतरिक रक्तस्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग की जांच की जाती है और आंतरिक चोटों, ब्रेन के अंदर कहां कहां चोटें लगी या कहां कहां क्षति पहुंची है, उसका पता लगाया जाता है। सीटी स्कैन से ऊतक या द्रव बायोप्सी भी की जाती है। सीटी स्कैन में एक सामान्य स्कैन में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। सीटी स्कैन छोटी हड्डियों के फ्रैक्चर या किसी अंग को देखने के लिए बहुत अच्छा होता है, और खास करके सीटी स्कैन बनाने की, ये जो मशीन बनाने की जो पीछे भावना रही है,
वो ये है कि इंसान का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो कहीं चोट लग गई, कहीं एक्सीडेंट्स हो गए, कुछ और हो गया, तो उसका पूरा सही ढंग से पता लगाया जा सके और व्यवस्थित रूप से उपचार किया जा सके। पेट सीटी यानी पीईटी सीटी स्कैन। पेट सीटी का मतलब होता है पीईटी सीटी स्कैन की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। आर रेलमैन ने अपनी पीएचडी थीसिस में पहली बार पीईटी और सीटी स्कैनर को जोड़ने का सुझाव दिया था। इसके बाद डेविड टाउनसेंड ने और रोनाल्ड नट ने मिलकर के पहली पीईटी सीटी प्रणाली बनाई। साल 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी में नैदानिक मूल्यांकन के लिए पहला पीईटी सीटी प्रोटोटाइप स्थापित किया गया था। साल 2001 तक यह वाणिज्यिक तौर पर उपलब्ध हुआ। यानी ये जो पेट सीटी की मशीन है या ये पेट सीटी का जो सारा सिस्टम है, ये 2001 में मार्केट में आया। कहां पर? विदेशों में, भारत में नहीं। हमारे देश का पहला समर्पित पीईटी सीटी स्कैनर 13 दिसंबर 2004 को, ध्यान रखें ये तारीखें, ध्यान रखें, 13 दिसंबर 2004 को टाटा मेमोरियल सेंटर में खोला गया था। पहला सेंटर, पहला स्कैनर वहां पर आया था। वर्ष 2005 में हैदराबाद के अपोलो अस्पताल और नई दिल्ली के एम्स में ऑन साइट साइक्लोट्रॉन के साथ 2 और पेट सीटी सुविधाओं का उद्घाटन हुआ। तब 2005 में 2015 से 2020 के बीच प्राइवेट हॉस्पिटल्स की चेन हमारे देश में तेजी से बढ़ी और जगह जगह सीटी स्कैन और पेट सीटी की सुविधाएं भी बढ़ी। हालांकि इन मशीनों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की आज भी बहुत कमी है और वे धूल में लट चल रहा है। यहां मेरा सवाल यह है कि क्या ये 10-15 साल पहले हमारे देश में कैंसर का उपचार नहीं होता था? जब ये पेट सीटी और सीटी स्कैन की मशीनें नहीं थी 15 साल पहले, तब हमारे देश में कैंसर का उपचार नहीं होता था क्या? कैंसर से मरने वालों की संख्या तब ज्यादा होती थी या अब आधुनिक मशीनों के आने के बाद ज्यादा हो रही है? कैंसर का रीअकरेंस पहले ज्यादा होता था या अब ज्यादा हो रहा है? ये सोचने के बहुत बड़े बिंदु हैं। यदि अब ज्यादा मोटे हो रही है और कैंसर दोबारा, तिबारा, चौथी बार वापस हो रहा है और शरीर के दूसरे अंगों में भी तेजी से फैल रहा है, तो क्या इसके कारणों की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए? कारण साफ है कि इन मशीनों या इस तकनीक का उपयोग बहुत ही जटिल परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और बहुत ही संयमित होना चाहिए, क्योंकि इनसे एक बार में 300 से लेकर के 700, 300 से लेकर के 700 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाली किसी के पास में मशीन है तो 300 से 400 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है। अदरवाइज जो देश भर में जो जाल फैला हुआ है वो पुरानी मशीनों का है, जो सेकंड हैंड है। ऐसी मशीनें हैं जो विदेशों से आयात की गई है, उनसे 700 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये मशीनें एक साथ बहुत सारे एक्सरे करती हैं और ये रेडिएशन कैंसर को बढ़ाता है, कैंसर को फैलाता है। इसीलिए कोरोना के समय भी जब प्रतिदिन हजारों लोग मर रहे थे, तब एम्स के तत्कालीन निदेशक डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की आत्मा तड़फ उठी और उन्होंने अपील पर अपील जारी की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी बार बार अपील की कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स लोगों के बार बार पेट सीटी न करें। लेकिन उस समय कई लोगों के खून मुंह लग गया था। आपदा में अवसर की तलाश करने वालों ने उस समय करोड़ों रुपए कमाए। जरा सोचिए, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्टमक, बच्चेदानी और आंतों, प्रोस्टेट आदि के लिए क्या सोनोग्राफी पर्याप्त नहीं है? आज कलर सोनोग्राफी आ गई है, डिजिटल सोनोग्राफी आ गई है, जिससे हर चीज का पता चलता है। मां के पेट में जो भ्रूण है
वह पुल्लिंग है या स्त्री, यह पता चल जाता है, तो क्या कैंसर की गांठ का पता नहीं चलेगा? 15 साल पहले तो सब पता चलता था, अब क्या हो गया? अब व्यापार हो गया। सोनोग्राफी के 1,000 रुपए और पेट सीटी के 25 से 30,000 रुपए, छाती और दूसरे अंगों के एक्सरे के 500 रुपए, एमआरआई, ज्यादा से ज्यादा एमआरआई करो तो 5,000 रुपए। लेकिन व्यापारी क्या करेगा? 500 रुपए का काम करेगा, 1,000-2,000 रुपए का काम करेगा, या 25 से 30,000 रुपया जहां मिल रहा है वो काम करेगा? सोचिए जरा। फिर जांच के नाम पर हर 3 या 6 महीने में पेट सीटी, ताकि कारोबार चलता रहे, कैंसर दोबारा तिबारा हो, धंधा चलता रहे। इसके साथ ही डॉक्टर्स डराते अलग हैं कि नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कैंसर और कहीं फैला तो नहीं है। अरे भाई, तो आपने क्या इलाज किया? झक मारी आपने ऑपरेशन किया, सब कुछ किया, फिर आप कह रहे हो कैंसर और कहां फैलेगा और कहीं और फैल तो नहीं गया, और हर 3 महीने 6 महीने में पेट सीटी, ये क्या तरीका है? और ये भय कैंसर के मरीज और उसके अटेंडेंट के मन में भी बिठा दिया जाता है। मुझसे कई लोगों ने यह सवाल पूछ लिया, इसीलिए आज मुझे पूरे तथ्यों के साथ में यह वीडियो बनाना पड़ा, ताकि मैं सारा खुलासा कर सकूं कि आपके कैंसर का पता सोनोग्राफी से भी हो सकता है, आपके कैंसर का पता एक्सरे से भी हो सकता है, आपके कैंसर का पता सीटी स्कैन या पेट सीटी से ही हो, जरूरी नहीं है, एमआरआई से भी हो सकता है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए है पेट सीटी और सीटी स्कैन। इसको क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? कुछ और फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप सावधान हो सकें और अपनी डाइट और इम्यूनिटी पर ध्यान दें। डाइट और इम्यूनिटी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। सब जगह इम्यूनिटी 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 बढ़ाओ। अरे भाई, कैंसर में भी इम्यूनिटी बढ़ा करके और इम्यूनिटी के इंजेक्शन निकाल दिए, अब इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन आ रही है। ये क्या धंधा है? समझने की कोशिश करिए। हमारा शरीर किसी के व्यापार के लिए नहीं है। हम ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहते अपना शरीर। सोचिए, भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है, डर के मारे, भय के कारण, और ये पेट सीटी स्कैन के कारण बार बार रीअकरेंस होने के कारण। विकसित देशों के मुकाबले भारत में कैंसर मरीजों की मौत की दर दोगुनी है। जो डेवलप्ड कंट्री है, वहां कैंसर से जितने लोग मरते हैं उससे दुगुनी मौतें यहां पर हमारे यहां हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्ट मानसिकता और कैंसर का धंधा है। भारत में 9 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण अंधाधुंध यूरिया, केमिकल, फर्टिलाइजर, मिलावट, पाम ऑयल, तंबाकू, बहुत सारे फास्ट फूड, जंक फूड किस तरह से तेजी से और इतने सड़ी गली चीजें बेची जा रही है, इतनी रोगकारक चीजें बेची जा रही है जिनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। इस समय भारत में एक साल में कैंसर के 15 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और लगभग 10 लाख लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। भारत में महिलाओं में आमतौर पर स्तन, गर्भाशय, कोलोरेक्टल, अंडाशय और मुंह का कैंसर ज्यादा होता है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन कम उम्र में कैंसर होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, यह सबसे बड़ा पीड़ादायक है। कैंसर के ज्यादातर मामले 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में होते हैं, लेकिन आज नौजवानों में और बच्चों में सबसे ज्यादा ये हो रहे हैं। 2005 और 2015 के बीच कैंसर के मामलों में 33% की वृद्धि हुई, और अब ये वृद्धि दर 50% से ज्यादा हो गई है। स्टेज 4 कैंसर हमेशा घातक नहीं होता, जैसा कि डर बिठाया जाता है और घर पे भेज दिया जाता है, घर ले जाओ और सेवा करो। डॉक्टरों का यह काम नहीं है कि वो ये कहें कि 2-3 महीने के मेहमान है, घर ले जाओ और सेवा करो। डॉक्टरों का फर्ज होता है अंतिम सांस तक पेशेंट के अंदर जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखे, अटेंडेंट का हौसला मजबूत करे, अटेंडेंट का हौसला बढ़ाए और अंतिम सांस तक उनका उपचार करे। क्या पता
किसी का उपचार सही हो जाए और वो फिर से खड़ा हो जाए? आप कैसे उनको रवाना कर देते हैं? और स्टेज 4 का कैंसर हमेशा घातक नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिए। ये आमतौर पर उन्नत अवस्था में होता है और इसके लिए अधिक आक्रामक उपचार की आवश्यकता होती है, ज्यादा तेज गति से उसका उपचार करने की जरूरत होती है, ज्यादा इफेक्टिव ढंग से उसका उपचार करने की जरूरत होती है। उनको डाइट बहुत अच्छी दी जानी चाहिए, उनका हर तरह से, उनको कोई डायबिटीज तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, उनका यूरिक एसिड वगैरह हर चीज को ध्यान में रखते हुए और उनका उपचार बहुत तेजी से करना चाहिए, साइमल्टेनियसली सारी चीजों को कवर करते हुए। और हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक लंग्स कैंसर सबसे खतरनाक कैंसर हो सकता है। हमारे देश में भी लंग्स कैंसर के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस समय हमारे देश में 3 लाख से ज्यादा लोग लंग्स कैंसर से पीड़ित हैं। आज इस वीडियो में मैंने ये सब तथ्यों का खुलासा इसलिए किया है क्योंकि बार बार ये सवाल आता है कि हमारा पेट सीटी स्कैन नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कैंसर कहीं फैल तो नहीं गया है, कहां पर बढ़ गया है, कहां पर नहीं बढ़ गया है। आप सोचिए, एक मासूम 12 साल के बच्चे की टांग काट ली जाती है, मैंने वीडियो डाला है? कैंसर, और उसका 3 कीमो हुए, 3 कीमो में उस बच्चे का पांव सूज गया, फूल गया। अब उन्होंने कीमो में ऐसा क्या किया? जबकि कीमो के बाद में तो बॉडी श्रंक होती है, सिकुड़ती है, कैंसर सेल्स सिकुड़ते हैं, कैंसर की गांठ है तो वो सिकुड़ती है। जबकि उसका पांव पूरा फूल गया और पूरा पांव काट डाला। और अब कहते हैं एक ही साल नहीं, 10 महीने में 3 बार उसका पेट सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ किया गया, एमआरआई किया गया, बायोप्सी किया गया, 10 महीने में 3 बार। और अब कह दिया कि तुम्हारे लंग्स में भी कैंसर फैल गया और आधे से ज्यादा लंग्स खराब हो गए। यह हालत है। तो आप सब सावधान हो, सतर्क हो, क्योंकि शरीर जो है, जीवन जो है, वो बड़ा अनमोल है। यह जीवन कुछ अच्छा करने के लिए है। जीवन बीमार होकर के बिस्तर में लेटने के लिए नहीं है, सोए सोए पड़े पड़े रहने के लिए यह जीवन नहीं है। जीवन में कुछ अच्छा करें, उत्साह से करें, जीवन को जिंदा दिली के साथ जिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस बात का नॉलेज हो सके कि ये पेट सीटी स्कैन वगैरह क्या है, कब आए हैं, कब इनका आविष्कार हुआ है और हमारे देश में ये कब आए हैं और ये क्या खेल खेल रहे हैं। धन्यवाद।